नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के पॉलिटी दिस वीक प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने और आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में पॉलिटी से जुड़ी हुई प्रमुख खबरों के बारे में कि आखिर वो किस तरह से आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उनमें पॉलिटी से जुड़ा हुआ कौन सा टॉपिक है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। एक एक करके जानेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि इस सप्ताह कौन सी खबरें रही खास। तो सबसे पहले दिव्यांगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश क्या रहा, यानी कि दिव्यांगों के हित के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, तो वो आदेश क्या है और क्यों है। उसके बाद हम जानेंगे मणिपुर में अफस्पा ये आखिर क्यों आ गया, अभी तक नहीं था लंबे समय से, दोबारा क्यों आया और अब आया है तो उसके पीछे की वजह क्या है, यानी कि अब इससे होगा क्या ये भी जानना है। फिर उसके बाद मुख्य न्यायाधीश की शक्ति क्या है। मुख्य न्यायाधीश की अपनी खुद की भी शक्तियां हैं। आमतौर पर हम क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति पढ़ लेते हैं लेकिन मुख्य न्यायाधीश की शक्ति नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमें वो भी देखना है। फिर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, हमें ये भी देखना है, क्योंकि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल में जो निर्णय दिया है वो कई राज्यों को संदर्भित करता है। क्योंकि हाल ही में एक नई अवधारणा आ गई थी सामने बुलडोजर न्याय की, यानी कि किसी व्यक्ति को दोषी करार देने के साथ ही यह होता था, या दोषी मान लिए जाने के साथ भी यह होता था कि अब तुरंत न्याय हो, इसके लिए कार्यवाही के रूप में कभी कभी देखा गया था कि वो होता था कि बुलडोजर उसकी संपत्ति पर, उसके घर पर चला दिया जाता। तो अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है उसको समझेंगे, एक एक करके देखते हैं। शुरुआत से दिव्यांगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में कुछ सार्वजनिक जगहों पर, जैसे कि कुछ खास जगहों जैसे एयरपोर्ट की हम बात करें, वहां पर दिव्यांग की जांच के दौरान उसे काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। अब किसी दिव्यांग को असुविधा का सामना करना पड़ा, इसी मामले को जब न्यायालय में ले जाया गया और न्यायालय में पहुंचने के बाद न्यायपालिका ने कहा कि अगर हम दिव्यांग जनों के लिए, चूंकि कुछ मामलों में वो ठीक तरीके से शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, जैसे सार्वजनिक जगहों में अपनी प्रक्रिया को पूरा करने में, तो वहां पर उनके हिसाब से सुविधा दिव्यांग जनों के हिसाब से अगर नहीं बनाई गई है, तो दरअसल ये अक्षमता हमारी खुद की भी है कि हम उनके हिसाब से चीजें तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है बहुत ही कड़े शब्दों में कही है, जिसमें उसके कहने का सीधा मतलब ये भी था कि आप जो भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं वहां पर अपनी जो भी सुविधाएं हैं उन्हें पुख्ता करिए। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि 2017 का दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 में जो नियम 15 है उसके तहत सार्वभौमिक पहुंच वाले सार्वजनिक और निजी स्थानों, सेवाओं तथा उत्पादों का निर्माण सुनिश्चित करें जो दिव्यांगों के लिए भी हित में हो। और यहाँ पे यही मुख्य बात सामने आई है कि दिव्यांगों के हित के आधार पर या उनकी आवश्यकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर भी यह बात सुनिश्चित की जा सके कि उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, ये तो मुख्य बात थी, लेकिन आदेश भी दिया है कि जल्दी से जल्दी ये काम उन्हें करना है। तो जल्दी से जल्दी जो आदेश सरकार को दिया गया है कि जो भी कानून, जो भी 2017 के इस नियम में और 2016 के आधार पर जो ये 17 का नियम बना था, जिसमें नियम 15 था कि भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की पहुंच वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे इन बातों को शामिल किया गया था कि अवसंरचना का निर्माण किया जा सके और जरूरी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो उसमें हमें यह भी जानना होगा कि आखिर दिव्यांगजन किन्हें कहा जाता है, उसके लिए जो कानून में की बात है वो क्या है। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में यह बात कही गई है कि दिव्यांगजन वह व्यक्ति है जो ऐसी दीर्घकालिक अपंगता या अक्षमता रखता है जो उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेदी क्षमताओं को प्रभावित करती है। यह अक्षमता उन्हें समाज में पूर्ण और प्रभावी ढंग से भागीदारी कर सकने से अवरुद्ध करती है। तो इसी अवरुद्ध होने वाली स्थिति को रोकने के लिए सरकार ने आदेश दिया गया है कि जो भी कानून आया था दिव्यांगजनों के लिए और उसके आधार पर जो नियम बने थे, उन्हीं नियमों को आप जल्द से जल्द लागू कर दीजिए कि जिन जगहों पर उनके आधार पर कुछ ढांचे तैयार किए जाने चाहिए वो हो जाए। अब यहाँ पे यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि दिव्यांगजन व्यक्तियों को समानता के अवसर प्रदान करना, उपयुक्त वातावरण प्रदान कर दिव्यांग व्यक्तियों की क्षमता का उपयोग करना, दिव्यांगजन व्यक्ति के साथ दिव्यांगजन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना आदि का प्रावधान इसके तहत किया गया है। और इसी के तहत, क्योंकि ये कानून का प्रावधान है, तो इसी प्रावधान को ही आधार बनाया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि जब ये बातें कानून में लिखी ही हुई हैं तो आपको ऐसी व्यवस्था बनानी भी पड़ेगी। और यहाँ पर यह भी बात कह दी गई कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उन्हें वंचित नहीं किया जाए, इसका प्रावधान भी अधिनियम में जब शामिल है
तो आप इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, जैसे कि ये कानून में जो बातें लिखी हैं, उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो कानून में क्या लिखा है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। दिव्यांगजन व्यक्तियों को उचित आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात भी यहाँ पर देखने को मिलती है। राज्य सरकार द्वारा यह करने के लिए, कदम उठाने के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो इन सारी चीजों को लागू भी करना है, यही बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन चुनौतियां क्या है? देखिए, एक तो है सीमित जागरूकता। दिव्यांगजनों को उनके ही अधिकार, या हम कह सकते हैं उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में नहीं पता है, उनसे संबंधित योजनाओं और लाभों के बारे में अगर उन्हें नहीं पता है, तो कैसे उसे प्राप्त करेंगे? दूसरी बात, अभिगम्यता और अवसंरचना की कमी। कई सार्वजनिक स्थान जैसे स्कूल, अस्पताल, परिवहन प्रणाली और सरकारी कार्यालय यहाँ पर हैं। यहाँ पर अभिगम्यता और अवसंरचना की कमी है। ये कमी अभी पूरी तरह से एक साथ तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन जो प्रावधान कहे गए हैं कि जो करने ही है, उन्हें करने की शुरुआत करनी होगी। तो ये धीरे-धीरे ये जो कमी है इसे दूर करना होगा, ये चुनौती ही है। फिर उसके बाद शिक्षा और रोजगार तक सीमित पहुंच है। दिव्यांगजनों की पहुंच शिक्षा को लेकर के और रोजगार को लेकर दोनों स्तरों पर कम दिखाई देती है। और जब तक ये कम रहेगी तो एक तरफ अपनी अधिकारों की या अपनी सुविधाओं की मांग भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे अगर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति उतनी नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर सुविधाएं उन्हें पर्याप्त नहीं मिलेंगी तो फिर ये शिक्षा भी उतने अच्छे से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद 2016 में दिव्यांग अधिकार अधिनियम में यह बात भी कही गई है कि यह अपने आप में एक ऐसा ढांचा है जो बहुत सारी नीतियों के लिए काम करने वाला है। फिर देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब मणिपुर में अफस्पा की बात करते हैं। मणिपुर में क्या हुआ कि बीते कुछ दिनों पहले जवानों की, भारतीय जवानों की वर्दी में कुछ लोग आए और वो सामान्य लोग थे, वो जवान नहीं थे। और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे कृत्य किए जो आपराधिक थे। कुछ लोगों की जान के नुकसान हुआ, जो वहां पुलिस की चौकी थी उसका नुकसान हुआ, और कुछ ऐसे कदम भी उठाए गए जो कि शांतिपूर्ण प्रकार के कुछ भी नहीं, वहां हिंसा ही थी। तो फिर उसके बाद अशांत क्षेत्र इसे घोषित कर दिया गया और पूरे मणिपुर में यह अफस्पा कानून नहीं लाया गया है, सिर्फ 5 जिलों के 6 थाना क्षेत्रों में लगाया गया है। तो ये जो लगाया गया है हाल ही में लगाया गया है, इसीलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। और यह कानून कौन सा है जो लगाया गया है, लागू किया गया है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, 1958। तो आजाद भारत में इसका अस्तित्व 1958 के कानून के माध्यम से आया। तो देखिए, मणिपुर में कहाँ पे घोषित किया गया है ये तो मैंने आपको बता दिया। कब तक के लिए घोषित किया गया है? 31 मार्च 2025 तक के लिए घोषित किया गया है। फिर उसके बाद ये बात भी स्पष्ट कर दी गई है कि आखिर हमें ये जानना पड़ेगा कि अधिनियम में है क्या, कौन सी बातें हैं जो इस अधिनियम के बारे में जाने। जब भी किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है, वहां पे अफस्पा लगता है, तो अफस्पा लगने के साथ ही जो सशस्त्र बल होता है उन्हें कुछ शक्तियां भी मिल जाती है और उन शक्तियों के लिए वो आजाद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से आया है और इसकी क्या यात्रा रही है ऐतिहासिक। तो हम इतिहास में अगर जाएं तो आजादी के पहले सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम मौजूद था। भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश काल में यह हमें देखने को मिलता है। फिर आजादी के बाद का जो समय आता है तो 1958 में यह कानून अस्तित्व में आता है और मुख्य रूप से यह असम और मणिपुर विशेष अधिकार अधिनियम 1958 के रूप में जाना जाता है। इसी रूप में यह सामने आया था। बाद में फिर यह अन्य राज्यों के लिए भी लागू हुआ। तो यहाँ पे जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, अब इन पुलिस बलों को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। क्या प्राप्त हो जाती हैं? अगर अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है तो ऐसे में क्या होगा, कोई भी व्यक्ति जो कानून का उल्लंघन करता है उसको दंड देने की शक्ति मिल जाएगी, उसे बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति मिल जाएगी, उसके परिसर में जाके ही गिरफ्तार करने की शक्ति, तलाशी लेने की शक्ति। तो ये शक्तियां सामान्य स्थिति में नहीं मिलती, और जब ये शक्तियां मिलती हैं तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य होता है वह जो अशांति उस क्षेत्र में बनी हुई है उसी जगह पे शांति की स्थापना की जा सके। तो ऐसी स्थिति में यह जो तय करने वाला होता है वह होता कौन है कि कौन सा क्षेत्र अशांत है? तो वह कोई भी कर सकता है। देखिए, धारा 3 के आधार पर अधिसूचना जारी की जाती है किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने की, हम कह सकते हैं अफस्पा लागू करने के लिए। तो अफस्पा की धारा 3 क्या है, हमें इसको समझना होगा। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की धारा 3 में यह बात कही गई है कि देखिए, यहां पर संशोधन के बाद समझिए इस बात को, इसी धारा को, कि जो अशांत क्षेत्र घोषित करेगा वह राज्य भी हो सकते हैं और केंद्र भी हो सकता है। पहले की स्थिति में ऐसा नहीं था, दोनों को नहीं था। राज्यों के साथ साथ केंद्र को भी मिल गई बाद में। अब यहाँ पे इसमें साथ में यह भी है
कि कोई भी यह सुझाव दे सकता है, यानी कि राज्य भी सुझाव दे सकते हैं कि अब अशांत क्षेत्र घोषित करने की या अशांत क्षेत्र इस क्षेत्र को रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर मामला शांत हो चुका है तो उसे इस कानून को लागू जो किया गया है हटाया भी जा सकता है। तो इस वजह से केंद्र के साथ-साथ राज्य भी इसमें शामिल है। इसको लागू करने से लेकर के हटवाने तक में राज्य की भी भूमिका हमें दिखाई देती है। फिर किस वजह से, जैसे हमने बताया अनुच्छेद जो जो इसकी धारा 3 है अफ़स्पा की। अफ़स्पा की धारा 3 में अगर ये बात है आधार बनता है सूचना जारी करने के लिए, तो उसमें आधार क्या है ये भी देख लीजिए। विभिन्न धार्मिक, नस्ली, भाषाई, क्षेत्रीय समूह या जातियों या समुदायों के बीच में जब विवाद की स्थिति बनेगी, तो अशांत क्षेत्र घोषित किया जाएगा। तो कौन-कौन से मुद्दे हो सकते हैं? उसके अलावा कौन-सी धारा है जिसके आधार पर होता है? उसके अलावा अशांत क्षेत्र घोषित कौन कर सकता है? राज्य और केंद्र दोनों। ये कब हुआ? 1972 में जब इस कानून में संशोधन हुआ। उसके अलावा जब राज्य चाह ले तो राज्य क्या कर सकता है कि इस अधिनियम को अगर कह देता है आवश्यकता नहीं तो उस बात पे केंद्र को भी अमल करना होता है। उसके अलावा देखिए तो 1976 में अशांत क्षेत्र विशेष न्यायालय अधिनियम के माध्यम से बात कही गई थी कि 3 महीने की अवधि के लिए वहाँ अशांत क्षेत्र के रूप में किसी को रखा जाता है, किसी क्षेत्र को रखा जाता है। तो ये बहुत पहले का, यानी कि देखिए 1976 के दौरान ही ऐसा संशोधन आ गया था। अब एक ज़रूरी जानकारी ये देख लेते हैं कि लखनऊ में हिंदी माध्यम यूपीएससी का जीएस फाउंडेशन बैच 29 नवंबर से शुरू हो रहा है और सुबह 11:30 बजे से है। जिन विद्यार्थियों को लखनऊ में ऑफलाइन क्लासेस करनी है, वो सेंटर में जाके जानकारी ले सकते हैं। या फिर जयपुर में आईएसजीएस फाउंडेशन का बैच 27 नवंबर से सुबह 11:30 बजे शुरू हो रहा है। आप चाहें इस सेंटर से जिन्हें भी क्लास करनी है जाके जानकारी ले सकते हैं। या दृष्टि की जो बाकी सेंटर हैं, जैसे कि लखनऊ, जयपुर के अलावा प्रयागराज है, इंदौर है, करोल बाग है, उन सेंटरों से जाके भी आप तैयारी करना चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं, तो जाके पूछ सकते हैं। या फिर अगर आप जा नहीं सकते और दृष्टि के ऑनलाइन कोर्स के बारे में भी जानना चाहते हैं या ऑफलाइन कोर्स के बारे में भी, तो ये नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं 87 501 87501। ये वो नंबर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी शक्तियाँ क्या हैं? संजीव खन्ना तो आ चुके हैं, डीवाई चंद्रचूड़ की जगह पे संजीव खन्ना आप देख सकते हैं। लेकिन शक्तियों में हम एक-एक करके जानेंगे, एक साथ नहीं। पहले देखिए, न्यायालय का नेतृत्व कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के सत्रों की अध्यक्षता करते हैं और महत्वपूर्ण मामलों की देखरेख भी यही करते हैं। इसीलिए तो ये मुख्य हैं। फिर उसके बाद बेंचों का गठन, आप देखें तो बेंच का गठन होता है। अब यहाँ पे पीठ का गठन होता है, संविधान पीठ का गठन होगा, बेंच का गठन होगा। तो ऐसी स्थिति में वो करने वाला व्यक्ति कौन होगा? वो यही होंगे कि किस मामले के लिए किस बेंच का गठन किया है, संविधान पीठ का गठन किया जा रहा है, वो सब यही देखते हैं, उसमें कौन से जज होंगे। अब उसके बाद न्यायिक नियुक्तियों की बात करें तो कॉलेजियम प्रणाली के तहत मुख्य न्यायाधीश, एक तो न्यायिक जो नियुक्तियां होती हैं उसमें कॉलेजियम प्रणाली में मुख्य न्यायाधीश तो होंगे ही, और उसके अलावा जो बाकी के न्यायाधीश होते हैं वो तो होते ही हैं। तो मुख्य न्यायाधीश भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कॉलेजियम प्रणाली में। फिर उसके बाद न्यायालय संचालन के लिए मुख्य न्यायाधीश ये सुनिश्चित करते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है कि नहीं, और मामलों का वितरण समय पर हो रहा है कि नहीं, और उसके मामलों के वितरण का निर्धारण भी समय पर हो रहा है कि नहीं। समय भी, वितरण भी, इन सब का निर्धारण और प्रक्रिया भी सही तरीके से नहीं चल रही है। इसमें अंतिम मुख्य रूप से देखा जाए तो तय करने की और इसको देखरेख करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। फिर परामर्श दात्री कार्य भी करते हैं, जैसे राष्ट्रपति को न्यायिक नियुक्तियों पर सलाह देते हैं और कानूनी मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। न्यायिक नियुक्तियों पर अपने न्यायपालिका के लिए और इसके अलावा किसी सलाह के लिए भी यह मार्गदर्शन देते हैं, किसको? राष्ट्रपति को। फिर उसके अलावा न्यायपालिका नेतृत्व में न्यायपालिका के शीर्ष अधिकारी होते हैं, हमने शुरू में ही जाना था, और यह देखते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका से न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा होती रहे। यानी कि कोई भी, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, इनका एक दूसरे के क्षेत्र में दखल ना हो, शक्तियों का पृथक्करण बना रहे जिसको हम कहते हैं, वो भी सुनिश्चित करने का काम करते हैं। फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई, अब देखिए यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे? जरूरत पड़ने पर, अगर जरूरत पड़ेगी तो अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं अगर कोई कोर्ट की प्रोसीजर को या जो भी प्रक्रिया है उसको ठीक तरीके से नहीं मानता है। फिर उसके बाद देखिए जनहित याचिका का प्रबंधन करते हैं। बहुत सारी जनहित याचिकाएं अब देखिए आप सुनते रहते हैं। तो जनहित याचिकाओं पर फैसला लेने से लेकर के इसमें जो विवेकाधिकार की आवश्यकता है, क्योंकि जनहित याचिका में विवेकाधिकार का बड़ा महत्व, विवेक के आधार पर याचिकाओं को देखना, परखना,
और जांचना और उसके फैसले को लेकर के आगे बढ़ना होता है। फिर संवैधानिक निरीक्षण की बात करें तो वे अन्य न्यायाधीशों के साथ मिलकर संवैधानिक उल्लंघन की जांच करते हैं और अमान्य घोषित कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कानून बनाया गया है और यहाँ पर यह समझ में आता है कि संविधान के साथ उस कानून के प्रावधानों का संविधान के प्रावधानों से टकराव है। तो देश में सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता भले न हो, लेकिन देश में विधि का शासन है और सर्वोच्च विधि क्या है? अब देखिए 2 विधि हो गई, एक तो संविधान में है प्रावधान, एक जो विधायिका ने बनाया, तो सर्वोच्च विधि कौन-सी है? संविधान की है। अब देश में अगर विधि का शासन है तो सर्वोच्च विधि का शासन होना चाहिए। तो संविधान के अनुरूप जो चीज़ नहीं है, जो कानून नहीं बन रहा है, उसे अमान्य घोषित करने में भी मुख्य भूमिका इनकी रहती है, बाकी अन्य न्यायाधीशों के साथ में। संकट प्रबंधन, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक शक्तियों की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ती है। ये संकट की स्थिति में क्या विवेक के साथ निर्णय लेना होगा, मुख्य न्यायाधीश निर्णय ले सकते हैं। फिर ये तो न्याय की बात रही, अब आगे जाते हैं बुलडोजर एक्शन पर। ये बुलडोजर न्याय की एक अवधारणा जो बीच में मीडिया में देखने को मिल रही थी, जिसमें ये हो रहा था, किसी आरोपी, मान लीजिए कि कोई आरोपी है, आरोप उसका सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन तुरंत क्या होता था, उसके खिलाफ कभी-कभी सरकारी एक्शन ले लिया जाता था, कार्रवाई कर दी जाती थी, उसके मकान के निर्माण को, पूरी उस ढांचे को ध्वंस कर दिया जाता। और उसी के खिलाफ कुछ लोग न्यायपालिका के पास जाते हैं और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और उसने कहा है, कोई ऐसा है जिस पर आरोप लगे हैं किसी मामले पर, अब दोषी वह है या चाहे नहीं है, दोनों ही मामलों में उसके ढांचे को उसके किसी और क्राइम की वजह से, किसी ऐसे क्राइम की वजह से जिससे उस ढांचे का लेना-देना नहीं है, फैसला नहीं सुनाया जाएगा या कार्रवाई नहीं की जाएगी ऐसी कि उसके ढांचे को गिरा दिया जाए, उसके घर को गिरा दिया जाए। क्योंकि घर में और लोग भी रहते हैं। तो एक व्यक्ति को आप दंडित नहीं कर रहे हैं, पहली बात। आरोप भले सिद्ध हुआ है या चाहे नहीं हुआ है, उसने अगर कोई अलग सा क्राइम किया है, अभी मैं आऊँगा आगे एक और बात पे। तो ऐसे में आप एक व्यक्ति को नहीं, अनेक व्यक्तियों को सज़ा दे रहे हैं, जिनका उस क्राइम से कोई मतलब नहीं था, जो उस घर में रहने वाले लोग। सामूहिक दंड देने की बात यहाँ पे है, तो उसको हटाने की बात कही गई है और दूसरी बात ये है कि जो कारण हैं, किसी ढांचे को गिराने के, उन्हीं कारणों के आधार पर ही गिराया जाए। वो कारण भी बता दिए हैं, जैसे सार्वजनिक स्थान जो है, वहाँ पर कोई अवैध निर्माण कर लेता है, तो उसे गिराया जा सकता है। ये बात स्पष्ट कर दी। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि अगर मान लीजिए कि बहुत सारे वहाँ पे ऐसे ढांचे बने हुए हैं, जो अवैध तरीके से बने हैं, लेकिन एक के खिलाफ कुछ मामला चल रहा था, उस पर आरोप लगे थे, तो सरकार ने एक्शन लेते हुए अगर सिर्फ उसी का घर गिराया है या उसी के ढांचे को गिराया और बाकी नहीं गिराए हैं, तो यह माना जाएगा कि उसके खिलाफ ऐसा करने के पीछे सरकार की मंशा थी सीधे तौर पर। अचानक से ऐसा नहीं हुआ कि एक अवैध निर्माण को हटाने के लिए बुलडोज़र को भेजा गया है। अगर भेजा गया है तो बाकी सबको भी गिराना चाहिए फिर वैसी स्थिति में। तो यहाँ पर यही बात देखने को मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, अनुच्छेद 142 के आधार पर सुनाया है, यह दिशा निर्देश दिया है सरकार को और यह बात स्पष्ट की है। पहली बात तो 142 अनुच्छेद क्या कहता है? यह अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय की बात करता है। न्यायालय पूर्ण न्याय के लिए विवेक के अधिकार का उपयोग कर सकता है और यही हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए यह फैसला सुनाया, दिशा निर्देश दिए हैं कि नागरिकों की संपत्तियों को ध्वस्त करने हेतु उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए और उन्हीं का ध्वस्त किया जाए जो ध्वस्त करने की वजह में से एक है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला क्या दिया? उचित प्रक्रिया के लिए आरोपी या दोषी की संपत्ति को ध्वस्त करना असंवैधानिक। अब जो भी उचित प्रक्रिया है, अगर उचित प्रक्रिया से ध्वस्त किया जा सकता है तो ठीक है। लेकिन आरोपी या दोषी किसी की भी संपत्ति को आपने ध्वस्त कर दिया है, तो असंवैधानिक है, बिना प्रक्रिया को फॉलो किए। तो प्रक्रिया भी हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है? अब प्रक्रिया को समझिए। यहाँ पर क्या-क्या निर्देश हैं? सबसे पहले तो नोटिस देना है। किसी भी प्रकार के तोड़-फोड़ के पहले जो संपत्ति का मालिक है, उसको नोटिस दी जाएगी कम से कम 15 दिन का। 15 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। और ढांचे का विवरण तथा ध्वस्त किए जाने के कारण स्पष्ट रूप से उस नोटिस में लिखे होने चाहिए कि वो ढांचा क्या है, उस ढांचे की क्या स्थिति है और उसे क्यों तोड़ा जाएगा और कितना तोड़ा जाएगा, उसके पीछे के कारण क्या है, वाजिब कारण। 15 दिन का समय इसलिए दिया जाता है जिससे वह व्यक्ति या तो अगर समझ में उसको आता है कि हाँ, ये जो बातें हैं नोटिस में वो सही है, तो अपना सामान हम वहाँ से हटा सके, वो जगह खाली कर सके, या फिर अगर उसको लगता है कि वह सही है, यह नोटिस ठीक नहीं है और वह आगे न्यायपालिका की शरण लेना चाहता है, तो उसको उसके लिए समय मिले। इसीलिए 15 दिन का नोटिस देने की बात कही गई है। फिर निष्पक्ष सुनवाई, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित समय देना चाहिए।
जिससे प्रभावित जो पक्ष है विध्वंस का विरोध करने या स्थिति को स्पष्ट करने का अवसर मिले। तो ये वही अवसर है 15 दिनों का। इन 15 दिनों के अवसर में वो न्यायपालिका का शरण ले सकता है और आगे जो भी है न्यायपालिका उस पर अपनी बात स्पष्ट कर सकती है। पारदर्शिता की बात कही गई है। मान लीजिए कि प्राधिकारी जो नोटिस भेजने के बाद स्थानीय कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट हैं उनको ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। मतलब उस क्षेत्र के जो अधिकारी हैं कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट, उनको भी यह जानकारी दी जाएगी कि यह एक ढांचा है जो कि ध्वस्त करने की स्थिति में इसलिए बनता है क्योंकि ये कारण है। तो इसकी सूचना 15 दिन के लिए जब समय दिया जा रहा था उसी दौरान इन्हें भी अधिकारियों को भी दी जाएगी। फिर अंतिम आदेश, मान लीजिए ये सारी समय होगी, सारी प्रक्रिया गुजर गई है, तो एक अंतिम आदेश भी दिया जाएगा। अंतिम आदेश में संपत्ति मालिक के तर्क, मान लीजिए कि किसी ने जवाब दिया है, किसी को नोटिस दी गई तो नोटिस में उसने जवाब भेजा, उसने अपने कारण भी बताए हैं, उसके तर्क क्या है, ध्वस्तीकरण को एकमात्र विकल्प अगर सरकार मानती है, प्राधिकारी, तो उसमें एक औचित्य देगा और प्राधिकारी को ये औचित्य देना होगा कि इन तर्कों के बावजूद यह क्यों तोड़ा जा रहा है। और अंतिम आदेश के बाद की अवधि, यदि ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया जाता है तो इसके क्रियान्वयन से पहले 15 दिन का समय दिया जाएगा। देखिए अब यहाँ पे भी समय मिल रहा है, शुरू में जो नोटिस दी गई उस दौरान भी, फिर अंतिम आदेश आया उसके बाद भी। ठीक है, तो प्राधिकरण को विध्वंस का वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। जो भी तोड़ा जा रहा है वह वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और एक निरीक्षण रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी, क्या स्थिति वहां पे रही। और यहाँ पे यह भी है कि एक संरचना को ध्वस्त किया जाता है जबकि समान संरचनाओं का झूठा अगर छोड़ दिया जाता है। मान लीजिए ये एक सड़क है, यहाँ पे बहुत लोगों के घर आगे की तरफ आ गए हैं, यानी कि अवैध निर्माण है, 3-3 फुट का 5-6 घर हैं, लेकिन एक ही घर को ध्वस्त किया गया, बाकी को छोड़ दिया गया। तो इसमें न्यायपालिका का कहना है कि अगर एक को करने के बाद बाकी को अछूता छोड़ दिया जा सकता है, तो यह हो सकता है कि इसका उद्देश्य आरोपी को दंडित करना था। सरकार आरोपी को, किसी मामले के आरोपी था, उस व्यक्ति को दंडित करने के लिए ही ऐसा कर रही, या इसी मामले से, इसी वजह से। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे मुद्दों पर कुछ सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। आप एक-एक करके इन सवालों के जवाब दीजिएगा कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दिव्यांगजनों के लिए निम्नलिखित में से क्या अधिकार को एक मानवीय और मौलिक अधिकार के रूप में पुष्टि दी है या की है? जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पर्यावरण सेवाओं और अवसरों तक पहुंच का अधिकार या अभिव्यक्ति का अधिकार। किससे संबंधित यह बात पूछ रहा है? दिव्यांगजनों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने, तो कौन सा है, ए, बी, सी या डी? अब आगे देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में देखिए, अफ्स्पा के तहत एक क्षेत्र को अशांत घोषित करने की शक्तियां किसे प्रदान की गई हैं? केवल राज्य सरकार को, केवल केंद्र सरकार को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को, केवल जिला मजिस्ट्रेट को? ये भी बता सकते हैं। फिर आगे देखिए तीसरा सवाल है, मुख्य न्यायाधीश के पास निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं है? बेंचों का गठन, न्यायालय संचालन का निगरानी, फिर न्यायिक नियुक्तियों में कॉलेजियम प्रणाली के तहत प्रभाव, और चौथा है सरकार के वित्तीय निर्णयों पर हस्ताक्षर करना। फिर उसके बाद अगला देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार तोड़फोड़ करने से पहले संपत्ति के मालिक को कितने दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए? 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 30 दिन? इस सवाल का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। चारों सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।